गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब तक हमने जो कुछ पढ़ाया उसमें हमने ये सीखा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जब हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर आयरन फाइलिंग्स को रखते हैं तो वो एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स के रूप में अराउंड द वायर, जो ये इंडिकेशन देता है कि स्ट्रेट करंट कंडक्टर ने अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट, मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर लिया। हमने देखा एक करंट कैरिंग कॉइल के केस में, एक करंट कैरिंग कॉइल भी अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कोर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न्स भी ड्रॉ किए हैं। तो अब तक जितनी कुछ बातें हमने लर्न करी उसमें ये सीखा कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को जन्म दे सकती है। आज हम लोग ये जानेंगे कि क्या इसका उल्टा भी सही है, यानी कि क्या मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकता है। तो इसके लिए 1831 में दो वैज्ञानिकों ने इंडिपेंडेंटली वर्क किया। माइकल फैराडे का नाम तो आपने सुना ही रखा होगा। माइकल फैराडे इंग्लैंड में और जोसेफ हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूएसए में करीब करीब एक ही साथ ये लोग वर्क कर रहे थे और एक ही तरह का वर्क था और एक ही तरह का आउटकम इन्होंने ऑब्टेन किया। तो आज जो एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था, इन वैज्ञानिकों ने, उसके बारे में पहले जानेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट इन वैज्ञानिकों ने किया वो बड़ा ही सिंपल था। अगर मान लो कि हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लें और उसको कॉइल की शक्ल में हम रखें, कॉइल के रूप में हम बना दें, और उस कॉइल को, ये वो कॉइल हो गया इंसुलेटेड कॉपर कॉइल, और इसके दोनों एंड्स को यदि हम एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दें। ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? किसी सर्किट में प्रेजेंस ऑफ करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसके किसी पर्टिकुलर ब्रांच में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है, पॉइंटर होता है, वो किसी एक साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। दरअसल गैल्वेनोमीटर, यहाँ मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास है भी नहीं। गैल्वेनोमीटर जो है ये यूँ समझ लो कि एक छोटा सा मिनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में 12th में आप लोग को पढ़ना है, हमारे फिजिक्स लैब में भी है। तो इसमें एक पॉइंटर होता है जो मिडिल में ऐसे मिडिल में रहता है, ये 0 पोजीशन होती है। जब हम इस गैल्वेनोमीटर को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं और यदि उस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर की ये जो पॉइंटर है या तो राइट को या लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इससे हम समझते हैं कि करंट जो है फ्लो हो रहा है उस सर्किट में। तो इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेकर के उसके दोनों एंड्स को एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। इस तरह से, जैसे इस पूरे, इसमें बहुत सारे टर्न्स दिखाए गए इस कॉइल के, एक सिंगल टर्न मैं लेता हूँ। ये देखो, मान लो ये हो गया वो कॉपर कॉइल है, ये एक्चुअल में इंसुलेटेड कॉपर कॉइल ही है जिसमें एक सिंगल टर्न है हमारे पास। इसके इन दोनों एंड्स को इन वैज्ञानिकों ने एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। यहाँ एक गैल्वेनोमीटर है जो कि हमने दिखलाया नहीं है, मेरे पास है नहीं यहाँ। तो मान लो कि इमेजिन करो इन दोनों एंड से एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके करीब एक मैग्नेट लेकर आए। यूँ समझ लो, मेरे हाथों में एक बार मैग्नेट समझ लो ये है, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, तो इस कॉइल के करीब में एक बार मैग्नेट लेकर आए और रख दिया। ठीक है, अभी गैल्वेनोमीटर में कोई हलचल नहीं है, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में किसी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इन वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के करीब लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर जो है एक साइड में डिफ्लेक्ट हो जाती है।
जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि इस कॉइल के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हुआ, जिसकी वजह से इसके अंदर एक करंट का फ्लो हुआ। इसी करंट को हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं और इस घटना को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को और अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट आपसे खूब एग्जाम में पूछा जाता है, और फिर इसकी बारीकियों को, हर बारीकियों को समझेंगे। तो क्या हुआ, ये जो कॉइल है जिसके मेनी टर्न नहीं, एक सिंगल टर्न में दिखला रहा हूं, जिसके दोनों एंड्स मानकर चलो एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जुड़ रहे हैं, तो जब इसके करीब एक मैग्नेट को लेकर हम आ रहे हैं, ध्यान देना मैग्नेट रेस्ट में नहीं, मैग्नेट मूव करना चाहिए, मैग्नेट शुड बी इन मोशन। तो इस कॉइल को रेस्ट में रखते हुए यदि हम इस मैग्नेट को मोशन में रखें, ठीक है, और मैग्नेट को इसे करीब लेकर आ रहे हैं, तो ये पाया गया कि गैल्वेनोमीटर में उसके निडल में डिफ्लेक्शन हुआ और करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। एक रूल है लेंस लॉ, उससे हम लोग जानेंगे कि किस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हुआ। लेकिन करंट फ्लो हुआ, करंट इंड्यूस हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गया अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉइल। इसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हो जाता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉइल, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में के द्वारा वो सर्किट क्लोज हुआ और करंट का फ्लो हुआ। ये कब हुआ, जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेकर आए, ठीक है। अगर नजदीक लाकर रख दे हम इस मैग्नेट को, मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट में है, कोई मोशन नहीं है, तो फिर पाया गया कि गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर जो है, जो डिफ्लेक्ट हुई थी, वो आकर के जीरो पर फिर से तुरंत रिटर्न बैक हो जाती है और आकर के रेस्ट में आ जाती है। मतलब कि करंट तभी तक फ्लो हुआ जब तक ये मैग्नेट इस कॉइल के रेस्पेक्ट में मोशन में रहा, ठीक है। अब एक दूसरे तरह से इन लोगों ने प्रयोग किया। अब कॉइल को रेस्ट में रखते हुए इस मैग्नेट को वो दूर लेकर गए, ठीक है। जब मैग्नेट को दूर लेकर गए, यानी कि फिर से रिलेटिव मोशन हुआ इस कॉइल और मैग्नेट के बीच। Again it was found that the needle of galvanometer, the pointer of the galvanometer got deflected, but this time in reverse direction. फिर से क्या हुआ, जब हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं तो फिर से गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार अपोजिट सेंस में हुआ। मान लो कि पहले जब हम इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेकर आ रहे थे, तो अगर मान लो कि गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर जो है राइट साइड को डिफ्लेक्ट हुई थी, तो अब जबकि हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जाएंगे तो पॉइंटर जो है लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही फिर से हम इस मैग्नेट को रेस्ट में ला देते हैं और इसका मोशन स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दिस कॉइल, तो फिर से गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर जो है जीरो पर आ जाती है, स्टे कर जाती है, तुरंत आ जाती है जीरो पर। यानी कि तब तक ही करंट फ्लो होता है जब तक इस मैग्नेट और कॉइल के बीच रिलेटिव मोशन होता है, और मैग्नेट जब तक इस कॉइल के या तो करीब आ रहा होता है या इससे दूर जा रहा होता है। जब जब ऐसा होगा तब तक इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा इस कॉइल के अंदर, और गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इसी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब इस प्रयोग को एक दूसरे तरीके से किया गया। इस मैग्नेट को रेस्ट में रखा गया, ठीक है, और इस कॉइल को इसके नजदीक लाया गया, यानी कि दिस टाइम मैग्नेट इज एट रेस्ट, मैग्नेट इज नॉट इन मोशन। इनिशियली द कॉइल वाज एट रेस्ट, नाउ कॉइल इज इन मोशन। अब इस कॉइल को, इस कंडक्टिंग कॉइल को हम इस रेस्ट में जो मैग्नेट है इसके करीब हम लेकर आ रहे हैं। फिर ये पाया गया कि गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। यानी कि या तो मैग्नेट मोशन में रहे या कॉइल मोशन में रहे, इन दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है। खैर, इस कॉइल को मैग्नेट से जब हम दूर ले जाते हैं तो ये पाया गया कि इस बार फिर से डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर की सुई में, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। मान लो कि इस कॉइल को मैग्नेट के, मान लो कि नॉर्थ पोल के नजदीक हम लेकर आ रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर जो है राइट साइड को शो कर रहा है। तो जब हम इस कॉइल को मैग्नेट की नॉर्थ पोल से दूर लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट साइड में होने लगेगा। तो ये घटना ये बता रही है कि या तो कॉइल मैग्नेट के रिलेटिव मोशन में हो या मैग्नेट कॉइल के रिलेटिव मोशन में हो। जब कभी भी इस कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगा, या तो ये दोनों नजदीक आ रहे हो या दोनों दूर जा रहे हो, दोनों ही हालातों में इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस्ड होगा।
इसके जो एंड्स हैं इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसी घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में हम जानेंगे कि आखिर किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज, कब क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगा, कब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगा। लेकिन उससे पहले एक और बात हम जानें, वो ये कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिस पर इस कॉइल में इंड्यूस करंट की वैल्यू जो है डिपेंड करती है। ठीक है, एक बात तो तय हो गया इस प्रयोग से कि यहां पर मैग्नेटिज्म जो है इलेक्ट्रिसिटी को जन्म दे रही है। यानी कि ये जो सोचा जा रहा था, ये जो क्वेश्चन रेज किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पैदा कर सकती है, तो क्या मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है? तो उसका आंसर मिल गया, हाँ, यस, मैग्नेटिज्म के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है। और इन एक्सपेरिमेंट्स ने, एक्सपेरिमेंट का एक दूसरा पार्ट भी है जिसको हम एक अलग डेमोन्स्ट्रेशन में बतलाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट ने क्लियर कर दिया कि हाँ, जब जब कॉइल, किसी कंडक्टिंग कॉइल और एक मैग्नेट के बीच एक रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल के एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। और इस जिस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ये साफ इंडिकेशन देती है कि मैग्नेटिज्म भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। समझ रहे हो बात? जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी पैदा कर सकती है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकती है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी खासियत थी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चल गया कि मैग्नेटिज्म की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। फिर ये जो फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, हेनरी थे, इन लोगों ने प्रयोग को बहुत तरीकों से किया। उसमें इन्होंने ये पाया कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी मैग्नीट्यूड, कितने एम्पियर का करंट इंड्यूस होगा, कितना वोल्टेज जो है इस कॉइल के एंड्स के क्रॉस डेवलप करेगा, तो इस पर भी वर्क किया इन वैज्ञानिकों ने। तो ये पाया इन वैज्ञानिकों ने, स्पेशली फैराडे ने, कि जितनी अधिक रिलेटिव मोशन होगी इस कॉइल और मैग्नेट के बीच, जितना अधिक तेजी से इन दोनों को नजदीक लाया जाएगा या जितनी अधिक तेजी से इन दोनों को दूर ले जाया जाएगा, उतनी अधिक मैग्नीट्यूड की करंट इंड्यूस होगी इस कॉइल में, उतनी अधिक मैग्नीट्यूड का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, इंड्यूस होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, तो ये भी एक महान उपलब्धि थी। ठीक है, तो इसके बाद माइकल फैराडे ने दो लॉज दिए। दो लॉज में पहला लॉ ये था, जिसको मैं यहां पर नोट्स में मेंशन भी कर दिया हूं, कि व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, ठीक है, जब कभी भी कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगी, देयर विल ऑलवेज बी एन इंड्यूस्ड करंट इन इट एंड इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड वोल्टेज ईएमएफ विल बी सेट अप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल। तो जब कभी भी किसी कंडक्टिंग कॉइल और एक मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होगा, चाहे वो दोनों नज़दीक आए चाहे दोनों दूर जाए, दोनों में कोई एक दूसरे के नज़दीक आए दूर जाए, जब कभी भी ऐसा होगा तो इस कंडक्टिंग कॉइल के एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, और ऐसा हमेशा होगा जब कभी भी रिलेटिव मोशन होगा। तो दिस वाज द फर्स्ट लॉ गिवन बाय द फैराडे। एक दूसरा लॉ फैराडे ने ये दिया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड इस बात पर डिपेंड करेगी कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन कितनी कम या ज्यादा है। जितनी अधिक रिलेटिव मोशन होगी, दोनों एक दूसरे के करीब या दूर, जितनी अधिक तेजी से आएंगे जाएंगे, ठीक है, उतना अधिक मैग्नीट्यूड का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स के क्रॉस सेटअप होगा, उतनी अधिक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी। तो दिस आर द टू लॉज गिवन बाय द फैराडे, कॉल्ड फैराडेज लॉ। ठीक है, तो इन दो फैराडेज लॉज को आप ठीक से समझ जाना, ठीक है, और लर्न कर जाना। अभी मैंने बताया कि ये जो कॉइल है इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट तो पैदा होती है, लेकिन अब ये इंड्यूस्ड करंट जो है किन चीज़ों पर निर्भर करती है, जरा ये समझ लेते हैं। तो पहली बात, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इस कॉइल से होकर के जो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू है वो किस स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड है
जो मैग्नेट हम लेकर आ रहे हैं वो कितना शक्तिशाली है, उसके फील्ड स्ट्रेंथ, उसके पोल स्ट्रेंथ जो है कितने अधिक हैं, अधिक पावरफुल हैं, उस पर डिपेंड करती है। दूसरी बात कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल, क्वाइल में जितने अधिक नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना लार्जर जो है, उतना स्ट्रॉन्गर करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, रिलेटिव स्पीड बिटवीन द क्वाइल एंड द मैग्नेट, जिसकी चर्चा अभी हमने की है एज सेकेंड लॉ, एज सेकेंड पार्ट ऑफ फैराडेज लॉ, कि जितनी अधिक रिलेटिव मोशन होगी क्वाइल और मैग्नेट के बीच, उतनी अधिक मैग्नीट्यूड का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतनी अधिक स्ट्रेंथ की करंट जो है इंड्यूस होगी इस क्वाइल के अंदर। ठीक है, तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। अब हम ये जानते हैं कि इसमें, ये तो हम जान गए कि इसमें करंट इंड्यूस होगा इस क्वाइल के अंदर, लेकिन किस सेंस में करंट इंड्यूस होगा? क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस होगा करंट या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट इंड्यूस होगा, इसको अब हम जानते हैं। तो इसके लिए लेंज नाम के एक साइंटिस्ट हैं, लेंज ने एक लॉ दिया, उसको हम समझते हैं। इसको जरा ठीक से समझना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो लेंज ने ये कहा कि किसी क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है, किसी क्वाइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी कि वो जिस कारण से पैदा हुआ है उसका वो अपोज करेगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट ऐसे मैं बोल दूं इंग्लिश में, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, लेंज लॉ है किस लिए? पहले लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, वेदर द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस संबंध में लेंज का नियम काम करता है और लेंज लॉ हमें ये जानने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉसिबल है। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग the direction of the induced current in the coil is such that it always opposes the cause which has produced. ठीक है, वो उस कारण का विरोध करेगा जिस कारण से वो पैदा हुआ है। कि अगर मान लो कि एक मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल हम लेकर आ रहे हैं इस क्वाइल के पास, ध्यान देना, नॉर्थ पोल लेकर आ रहे हैं, तो इस करंट इंड्यूस होगा, ये तो तुम जान गए। अब करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इस नॉर्थ पोल के आने का ये क्वाइल जो है विरोध करेगी, अपोज करेगी। तो क्यों अपोज करेगी ये समझ लो जरा, ये तो तुम जानो। मान लो कि करंट इस सेंस में इंड्यूस हो रही है, कौन सा सेंस? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस हो रही है, तो इधर वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया आपको, जब ये नॉर्थ पोल बनेगा और इस क्वाइल का अपोजिट फेस जो है साउथ पोल बन जाएगा, और ये पूरा करंट कैरिंग क्वाइल जो है इंड्यूस करंट के कारण जो क्वाइल है ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, मान लो कि इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके करीब लाया जाए, ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ करंट ऐसे डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि इधर वाला फेस नॉर्थ पोल बने और इधर से आने वाली नॉर्थ पोल का क्या करे? अपोज करे, वो रिपेल करे उसको। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल के आने की वजह से पैदा हो रहा है ये इंड्यूस करंट, इसीलिए आने वाले नॉर्थ पोल का वो विरोध करे। तो नॉर्थ का विरोध कैसे करेगा? इधर वाला फेस नॉर्थ बन जाएगा और तब जाकर के वो आने वाले मैग्नेट की नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब जिस कारण से वो पैदा हुआ नॉर्थ पोल के आने की वजह से, तो इधर वाला फेस नॉर्थ बन के अपोज करेगा, और इधर वाले फेस को नॉर्थ बनने के लिए करंट का डायरेक्शन मैंने पहले ही एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, सो दैट दिस फेस बिकम्स द नॉर्थ पोल एंड अपोजेस द कमिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, क्यों करेगा ये बाद में जानेंगे हम लोग। तो ये इधर वाला फेस नॉर्थ बनेगा, इधर वाला साउथ बनेगा। यदि हम नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल को नजदीक लेकर आए तो क्या होगा? ध्यान देना, साउथ पोल को नजदीक लेकर आ रहे हैं तब क्या होगा? तो अब साउथ लेकर आएंगे तो इधर वाला फेस जो है साउथ पोल बन के अपोज करेगा। तो उसके लिए करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उसके लिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए, ताकि जब क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होगा तो राइट हैंड रूल लगा दो, थंब देखो पीछे की ओर, मतलब इधर वाला फेस नॉर्थ पोल बनेगा, इधर वाला साउथ बनेगा, और आने वाले साउथ पोल का विरोध किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लेंज लॉ हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने में हमें हेल्प करता है। जरा ये भी समझ लो कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, दरअसल लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग में है। क्यों? समझो, अगर मान लो कि हम नॉर्थ पोल लेकर आ रहे हैं,
ठीक है। तो इधर वाला फेस नॉर्थ पोल इसलिए बनता है, मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट के कारण इधर वाला फेस नॉर्थ पोल इसलिए बनता है ताकि नॉर्थ पोल के आने का वो विरोध कर सके, और उस विरोध के अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़े, जबरदस्ती करके इस मैग्नेट को लाना पड़े और उसके लिए हमें वर्क करना पड़े। ठीक है। तो हम जितने जूल का मैकेनिकल वर्क करेंगे इस मैग्नेट को इस कॉइल के करीब लाने के लिए, इस नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन का मुकाबला करते हुए, ठीक उतने ही जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। इन सारी चीजों को मैथमेटिकल तरीके से हम 12th क्लास में प्रूफ करेंगे। फिलहाल इतना समझो कि ये पूरी तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, और ये लॉ जो है हमें डायरेक्शन फाइंड करने में, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने में हेल्प करता है। तो अगर साउथ पोल को हम लेकर आए, नॉर्थ की जगह साउथ लेकर आए, तो इधर वाला, इसमें करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा, और इधर वाला फेस साउथ बन के आने वाले साउथ पोल का इसलिए विरोध करेगा क्योंकि उस विरोध के अगेंस्ट में, उस विरोध के खिलाफ हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़े, हमें दम लगाना पड़े, हमें एनर्जी देनी पड़े इस मैग्नेट को इस कॉइल के नजदीक लाने में। और जो भी हम मैकेनिकल एनर्जी देंगे, जितने जूल का भी वर्क करेंगे, ठीक एग्जैक्टली उतने ही जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर इंड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे लेंज लॉ जो है हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने में मदद करता है, और कैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं। हम जितने जूल का मैकेनिकल वर्क करेंगे इन रिपल्सन के अगेंस्ट में, उतने ही जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस होगी। अब एक और बात जान लो, मान लो कि नॉर्थ पोल को हम जब नजदीक लाए थे तो इधर वाला फेस नॉर्थ बना था, जिसके लिए करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होनी पड़ी थी। इधर वाला फेस नॉर्थ बना था। ठीक है। और उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमने वर्क किया, जो भी मैकेनिकल वर्क किया उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर हमें मिल गई। अगर हम नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाएं तो ध्यान देना क्या होगा, अब नॉर्थ पोल को दूर लेकर हम जाएंगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा, करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। ध्यान देना, नॉर्थ पोल को नजदीक लाने पर करंट जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंड्यूस हुआ था, तो जब हम नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज सेंस में हो जाएगा, और इधर वाला फिर साउथ पोल बन के इस दूर जाने वाले नॉर्थ पोल का विरोध करेगा और उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। ठीक है। ऐसा क्यों होगा ये समझो। दरअसल हम जब नॉर्थ पोल को दूर लेकर जाएंगे इस कॉइल से, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है ऐसी हो जाएगी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है। ताकि ये वाला फेस जो है साउथ पोल बन जाए और इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है। अब ये जब अट्रैक्ट करने लगेगा तो उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट हमें दूर लेकर जाना पड़ेगा, इस अट्रैक्शन के खिलाफ हमें वर्क करना पड़ेगा इस बार मैग्नेट को दूर ले जाने में। इस बार हम जितना वर्क करेंगे इस बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल को इस कॉइल से दूर ले जाने में, ठीक उतनी ही जूल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है इसमें इंड्यूस होगी। तो हर तरह से हम देखते हैं कि इंड्यूस करंट जो है उसका डायरेक्शन जो है बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हुए इंड्यूस होता है, और ये लेंज लॉ को फॉलो करता है। और लेंज लॉ खुद जो है अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज हो गए हमारे। पहला तो हो गया फैराडे लॉ जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, दूसरा हो गया लेंज लॉ। ठीक है। तो दीज आर द टू लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खुद क्या हुआ, तो द फेनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग करंट in a coil due to the relative motion between the coil and the bar magnet. This phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और कोई जरूरी नहीं है कि कॉइल हो और मैग्नेट हो, एक ये भी पाएगा कि एक स्ट्रेट स्ट्रेट कंडक्टर को यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तो उसके एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। ठीक है। ध्यान देना, यदि हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर को, यहां तो हमने कॉइल लिया था, मैग्नेट लिया, कॉइल, ठीक है, ये सब लिया, यदि हम एक स्ट्रेट कंडक्टर को भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव कराएं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मान लो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर है मेरे हाथों में, और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराएं, मोशन कराएं, तो इस मोशन के कारण भी जो है इस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और इस ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से पैदा हुआ है।
ठीक है। तो इसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और इस मोशनल ईएमएफ की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किन चीज़ों पर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, बी वैल्यू पर डिपेंड करती है, इस कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करती है, कितनी वेलोसिटी से इसको मूव करा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में उस पर डिपेंड करती है। और एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो B इंटू एल इंटू भी होता है। किसके लिए? इस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा, जो सेटअप होगा, उसके लिए फॉर्मूला है इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है? BLV। अगर मान लो कि L मीटर लॉन्ग कोई कंडक्टर B टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू BLV के इक्वल होगी। ठीक है। और यदि मान लो कि इस कंडक्टर के क्रॉस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यदि हम यहाँ एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दें, ठीक है, तो उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया जाएगा, दरअसल सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, तो इसमें करंट भी इंड्यूस होने लगेगा। ठीक है। तो अब मान लो कि एक कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, और किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो उसके एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू तो BL भी आ गई। अब एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके यदि सर्किट कंप्लीट कर रहे तो इसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाएगी। उस इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम मालूम करना चाहें तो कैसे करेंगे? मतलब क्या चाहते हैं हम? एक स्ट्रेट कंडक्टर में, ध्यान देना, पहले से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, ये सिंपली एक कंडक्टर था जो मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में था, और उस मोशन के कारण इस कंडक्टर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया। अब हमने गैल्वेनोमीटर जोड़ करके सर्किट कंप्लीट कर दिया, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। अब इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहां से यहां होगी या इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में होगी, ये हम कैसे पता करेंगे? क्या कोई रूल है? तो रियली एक रूल है, उस रूल का नाम है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अब समझते हैं। अब ध्यान देना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम जान चुके हैं, भूल जाना उसको। राइट हैंड रूल की बात करते हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हमें किस बारे में मदद करता है? एक कंडक्टर जो किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है, उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जानने के लिए मदद करता है। कैसे भाई? तो मान लो कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है हर जगह, यहाँ पर टेबल पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को हम इस तरह से मूव करा रहे हैं, ध्यान देना, फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करा रहे हैं। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो है उसके कारण क्या होगा? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमें पता होगा। ठीक है, इसमें करंट इंड्यूस होगा उसका। यदि इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके, तो जानते हैं कि वो राइट हैंड रूल कैसे यूज किया जाता है। तो राइट हैंड के कौन कौन सी फिंगर्स को? 3 फिंगर, थंब, 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, जैसा हमने लेफ्ट हैंड रूल में किया था वैसा ही यहां भी वही 3 फिंगर्स का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन राइट हैंड का यूज करेंगे। इन 3 फिंगर को ऐसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है, यदि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये 4 फिंगर की डायरेक्शन बता रही है, जैसे यहां पर मैंने बताया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, मान लो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की दिशा हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई, ये कंडक्टर में यूं मूव करा रहा हूं, यानी कि तो थंब की दिशा में अगर कंडक्टर मूव करता है, ध्यान देना, यदि कंडक्टर का मोशन जो है उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है थंब के लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा 4 फिंगर की दिशा में है, तो ये मिडिल फिंगर की डायरेक्शन, ध्यान देना, मिडिल फिंगर की दिशा क्या हो गई? यहां से इस पेन के ये टेल पोर्शन से ये टिप पोर्शन की ओर, इधर की ओर हो जाएगी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं रिपीट कर दूं, यदि हम अपने राइट हैंड के 4 फिंगर, थंब और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूं स्ट्रेच कर दें, ठीक है, और यदि 4 फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंट करें, थंब के डायरेक्शन की ओर अगर मान लो कि ये जो कंडक्टर है वो मोशन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मोशन ऑफ कंडक्टर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मिडिल फिंगर की डायरेक्शन जो है, ये वाली फिंगर डायरेक्शन देख रहे हो, दिस डायरेक्शन विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, यानी कि इस कंडक्टर में करंट की दिशा जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल हम जो है किसी स्ट्रेट कंडक्टर जो कि मोशन में है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम करते हैं। यहाँ नोट्स में मैंने लिख दिया है, उसको भी वो आप कर लेंगे। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन मैं बताने जा रहा हूँ आपको।
जो फैराडे ने किया था, इसमें क्या किया कि एक इंसुलेटिंग सिलेंडर पर धागे की रील समझ लो, चाहे मान लो कि यही पेन है, ये प्लास्टिक का है, तो इसके ऊपर 2 कॉइल्स लिए गए, 2 मेनी टर्न वाले कॉइल लिए गए, वही इंसुलेटेड कॉपर के 2 कॉइल लिए गए, कॉइल 1 एंड कॉइल 2। अब दोनों थोड़े सेपरेशन पर रखे गए, 2-4-5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखे गए। आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बस इतना ही कि दोनों एक ही सिलेंडर पे, एक ही इंसुलेटिंग सिलेंडर पर क्या है, लिपटे हुए हैं। इधर एक कॉइल लिपट दिया, थोड़ी दूर के बाद, थोड़ी गैप के बाद एक दूसरा कॉइल लिपट दिया, ठीक है, मेनी टर्न वाला। इसमें से जो पहला कॉइल था मेनी टर्न वाला, उसको एक बैटरी से जोड़ दिया और एक की से कनेक्ट कर दिया, ठीक। दूसरा वाला जो कॉइल था उसको एक हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, ठीक है, ध्यान देना। इसको हम प्राइमरी कॉइल कहेंगे, जिसके साथ बैटरी और की कनेक्टेड होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। और थोड़ी सेपरेशन पर ये जो मेनी टर्न वाला जो सेकंड कॉइल है, जो विच इज कनेक्टेड टू द हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, दैट विल बी सेड टू बी सेकेंडरी कॉइल। इसका नाम सेकेंडरी कॉइल है। तो इन वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया तो हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि भले ही इन दोनों कॉइल्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किया गया प्राइमरी में, जैसे की को ऑन किया गया, नोटिस किया गया कि सेकेंडरी कॉइल का गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। यानी कि प्राइमरी में हम करंट सप्लाई कर रहे हैं और उसके कारण सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो गया, ठीक है। ये और हैरान करने वाली बात थी। ये घटना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही कहलाती है, हाँ, ये म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है, क्योंकि यहाँ 2 कॉइल्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जब हम प्राइमरी में इस की को ऑफ करते हैं तो ये पाया गया कि सेकेंडरी कॉइल में करंट का डायरेक्शन जो है रिवर्स हो जाता है। फिर से गैल्वेनोमीटर जो है, इसकी पॉइंटर डिफ्लेक्ट होती है, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। तो ये घटना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाती है और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी कॉइल में चेंजिंग करंट के कारण जब हमने स्विच ऑन किया था तो इसमें करंट का ग्रोथ हुआ था, उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर सेकेंडरी की डिफ्लेक्ट हुई थी। लेकिन जब हमने प्राइमरी में स्विच ऑफ किया तो करंट डिक्रीज होकर के सडनली 0 हुआ। फिर से ऑब्जर्व किया गया कि सेकेंडरी की गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये सारी घटनाएं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एग्जांपल्स हैं। और ये जो 2 एग्जांपल्स हमने बताए, ये जो 2 डेमोन्स्ट्रेशंस हमने बताए जो फैराडे ने रियल में एक्सपेरिमेंट किए थे, फैराडे एंड हेनरी ने, पहला जिसमें कि कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन रखा उन्होंने और उसकी वजह से उन्होंने कॉइल के एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता हुआ देखा। और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी में चेंजिंग करंट पास होने की वजह से सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होने की घटना को हमने देखा। ये सारी घटनाएं जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मूल कारण को समझते हैं, मूल बात को समझते हैं कि फंडामेंटल क्या है। इसी एक्सपेरिमेंट में, सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन में, आखिर प्राइमरी में जो करंट चेंज हुआ और स्विच ऑन या ऑफ हुआ तो सेकेंडरी में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। तो इस सब की एक जो मूल बात निकल के आ रही है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल चलो डेमोन्स्ट्रेशन 1, फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात करें तो जब कभी भी हम किसी कॉइल के किसी कंडक्टिंग कॉइल के करीब हम किसी मैग्नेट को हम लेकर आते हैं, ठीक है, तो दरअसल होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट के जो हैं, जब दूर था मैग्नेट तो कम से कम लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस कॉइल से होकर के गुजर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इस मैग्नेट को हम नजदीक लेकर आते हैं, इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनकी संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है। और इसके कारण इसके एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होता है या इसमें करंट इंड्यूस होता है सर्किट पूरा होने पर। और जब हम इस मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड या लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनकी संख्या कम होने लगती है इस कॉइल से होकर के। इसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। अच्छा, अगर मैग्नेट को स्थिर रखते हो हम कॉइल को इसके नजदीक लाएं या दूर ले जाए, यानी कि जो फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन था जिसमें किसी भी वजह से अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन होता है तो तुम देखो क्या हो रहा है। वो ये रहा है कि जब कभी भी कॉइल मैग्नेट के नजदीक आ रही होती है, दोनों में कोई किसी के नजदीक है, इस कॉइल से लिंक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी संख्या बढ़ने लगती है। और जब ये दूर जा रहे होते हैं तो इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या घटने लगती है, ठीक है। तो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो संख्या होती है किसी कंडक्टिंग कॉइल से लिंक्ड, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल आपको 12th क्लास में पढ़ना है। बस इतना समझ लो कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए गिवन कॉइल परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि जब कभी भी इस कॉइल किसी कंडक्टिंग कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में चेंजेस आएंगे, चाहे वो चेंज इंक्रीज के रूप में हो या डिक्रीज के रूप में, ठीक है, तब क्या होगा, इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, इसके टर्मिनल्स के क्रॉस एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये जो म्यूचुअल इंडक्शन की घटना है यहां भी ऐसा ही हो रहा है। अब यहां समझो जरा क्या हो रहा है। जब पहले से हमने प्राइमरी में की ऑफ कर रखा था, तो प्राइमरी कॉइल में जो कि सोलेनॉइड के रूप में, इसमें किसी तरह का करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके कोर में किसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले से है ही नहीं, ठीक है। यानी कि सेकेंडरी जो कि इसके पड़ोस में ही है रखा हुआ, इससे भी किसी भी तरह के फील्ड लाइंस नहीं पास कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हमने प्राइमरी में की को ऑन किया तो हुआ ये कि प्राइमरी में करंट का फ्लो होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इसकी कोर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप हो गए हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी के कॉइल से भी होकर के उसमें से पास किए हैं, ठीक है, ज़्यादातर फील्ड लाइंस। यानी कि सेकेंडरी कॉइल में फील्ड लाइंस की संख्या जो है बढ़ने लगी, और इस कारण से क्या हुआ, यानी कि सेकेंडरी कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें इंक्रीज होने लगा, वो उसमें चेंजेस आया, जिसकी वजह से इसमें गैल्वेनोमीटर की सुई जो है डिफ्लेक्ट हुई और इसमें करंट इंड्यूस हुआ। जब हमने की को ऑफ किया उस समय क्या हुआ कि अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डेवलप कर गए थे कॉइल 1 में, प्राइमरी कॉइल में, वो रिड्यूस हो गए, और उस रिड्यूस होने के कारण सेकेंडरी से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो उनमें भी रिडक्शन हुआ, उनमें भी चेंजेस आया, और उसके कारण गैल्वेनोमीटर की सुई में फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन इस बार अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इंक्रीजिंग फील्ड लाइंस के कारण राइट साइड को डिफ्लेक्शन होता है, तो डिक्रीजिंग फील्ड लाइंस के कारण अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो है इंड्यूस होगा। तो हम देखते हैं कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फेनोमेना में एक बात कॉमन है और एक बात फंडामेंटल है, और वो ये कि जब कभी भी किसी कंडक्टर से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या में अगर चेंज आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आता है, किसी भी वजह से चेंज आए, ठीक है, तब क्या होगा कि उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के क्रॉस, उस कॉइल के एंड्स के क्रॉस ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, and this is the fundamental region of electromagnetic induction. What is that? Whenever there will be a changing flux through any coil, through any conducting coil or through any conductor, there will always be an induced EMF across its ends, across its terminals. ठीक है, तो उम्मीद है इस पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना को आपने समझ लिया, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिएगा। ये जो नोट्स है मैं भेज दे रहा हूँ, इनको आप अपना नोट्स बना लेंगे, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।